नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में महापर्व का आज दूसरा दौर है। आज दूसरे चरण के लिए मतदान है और आज 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अब से ठीक 1 घंटे के बाद दूसरे दौर की वोटिंग शुरू हो जाएगी और सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक मतदान होगा। अब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार क्या कुछ कह रहे हैं दूसरे फेज की वोटिंग को लेकर, आइए सुनते हैं। बस मतदान के पर्व में भाग जरूर लेना है। जैसे बोलते हैं ना, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो उस गर्व में शामिल होना है। तो सर, अभी आपने एक मीटिंग भी ली थी जिसमें आईएमडी और ऑफिशियल से, तो उन्होंने उनसे भी कुछ इनपुट लिया था आपने, मौसम को देखते हुए वेदर किस तरह गर्मी है क्या है, वो क्या इनपुट रहा उनका और उसके हिसाब से क्या कुछ ऐसा विशेष इंतजाम किया गया है? देखिए, हमने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आईएमडी, इन सबको और हेल्थ डिपार्टमेंट सबको बुलाया था और अपने सीओ से भी बात की। इसलिए बुलाया था कि कहीं अगर गर्मी की अधिक समस्या है तो हम उसका इंतजाम ज़्यादा कर सकें। तो विभाग ने हमें बताया, मौसम विभाग ने, कि वातावरण तापमान सामान्य रहने की उम्मीद है और फॉर्चुनेटली मतलब सौभाग्यवश पिछले 2 दिन से वर्षा भी हो रही है बहुत सारे स्थानों में, तो वातावरण अच्छा है। और हमने भी बहुत व्यवस्था की है, पीने का पानी हर जगह में है, पंखा हर जगह में लगाया है, शामियाना लगाया है, क्यूज़ में व्यवस्था की है, कुर्सियों का इंतजाम किया है। हमने सब इसलिए किया है कि हमारे सब मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट देने जरूर आएँ, जरूर आएँ, जरूर आएँ। हमारा उनसे आग्रह है, अनुरोध है, गुजारिश है, अपील है कि उन्हें आना चाहिए, बड़ी संख्या में आना चाहिए। यानी महिलाओं को, युवाओं को, ओल्ड एज को, सबको आना चाहिए और आने के साथ साथ हमारा एम्बेसडर भी बनना चाहिए, हमारा इन्फ्लुएंसर भी बनना चाहिए। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को आपने सुना, उन्होंने चुनाव को लेकर जानकारी दी, दूसरे फेज में किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज में इजाफा किया जा सके, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, इसके बारे में वो बता रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं उनकी तरफ से की गई है। और मेरे सहयोगी पूजा सचदेवा भी मेरे साथ है। इस दूसरे फेज में क्या बड़ी बातें हैं, किस किस की साख दांव पर है, कहां पर जोरदार टक्कर और मुकाबला होना है, हर एक तस्वीर वो आप तक पहुंचाएंगी। आंकड़ों का गणित और सीटों का समीकरण पूजा हमको विस्तार से समझाएंगी। दूसरे फेज की 10 बड़ी बातें जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं पूजा के पास। शुक्रिया दीपा। देखिए, दूसरे फेज का चुनाव है, 1 घंटे के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले 10 महत्वपूर्ण बातें इस सेकंड फेज से जुड़ी मैं आपको बता रही हूं। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर मतदान होना है। देखिए, 15 करोड़ 88 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। केरल में सबसे ज्यादा 20 सीटों पर मतदान होगा, केरल की सभी सीटों पर मतदान होना है। राहुल गांधी की वायनाड सीट पर भी आज ही मतदान होगा। मोदी सरकार के मंत्रियों और 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का फैसला आज कैद होगा। लोकसभा स्पीकर और ओम बिरला की सीट पर भी आज ही मतदान होना है। इसके अलावा रविंद्र भाटी, पप्पू यादव जैसे बड़े दिग्गज निर्दलियों की सीटों पर भी आज ही वोटिंग होनी है। अब देखिए, मंड्या से कांग्रेस के जो वेंकटरामन गौड़े हैं, वो सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार है। आज 4 राज्यों में वोटिंग का काम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा पहले 2 चरणों को मिलाकर 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग आज खत्म होगी। तो ये 10 महत्वपूर्ण बातें जो आज के दूसरे चरण के चुनाव से जुड़ी हैं, जो मैंने आपके सामने रखी। अब वापस आपको लेकर चलते हैं दीपा के पास। बिल्कुल, तो दूसरे फेज के चुनाव की 10 बड़ी बातें पूजा ने आपको विस्तार से बताई। और देखिए, केरल के वायनाड सीट पर भी नजर लगातार बनी हुई है क्योंकि राहुल गांधी वहां से मैदान में हैं। सीधे ग्राउंड पर आपको लिए चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको चुनाव की हलचल बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, वहां पर देखिए, अब तो 7 बजे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। इस वक्त क्या तस्वीर, क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, अब से तकरीबन 1 घंटे बाद यानी 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया केरल में शुरू होगी, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। और वायनाड दूसरे चरण की सबसे वीआईपी सीट कह लें तो वो वायनाड है, क्योंकि राहुल गांधी यहां से पिछली बार चुनाव लड़े थे और एक बार फिर वो मैदान में है। यहां पर उनके सामने 2 बड़े अहम चेहरे हैं। एक तो सीपीआई के उम्मीदवार एन राजा हैं और इसके अलावा बीजेपी के केरल के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हैं। इन तीनों के बीच यहां पर मुकाबला होना है। फिलहाल अभी जो है मतदान केंद्रों पर
जो मतदान शुरू होने की पहले की प्रक्रियाएं होती हैं वो चल रही हैं। मतदान केंद्र पर अभी मतदाता नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अब से कुछ ही देर में मतदाताओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और ठीक 7 बजे वायनाड समेत केरल की जो सभी 20 लोकसभा की सीटें हैं उन पर मतदान शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, उनमें से एक वायनाड भी है और आशीष बेंगलुरु नॉर्थ से हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय नोएडा से आपको जानकारी देंगे। शशांक कुमार बिहार के कटिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता राजस्थान के जोधपुर से जानकारी आपको देंगे। मनोज्ञा लोईवाल बंगाल के बालूरघाट से हमारे साथ हैं। लेकिन नोएडा का रुख कर लेते हैं अभिषेक उपाध्याय का। अभिषेक, यहाँ पर क्या हलचल, क्योंकि ये तो नोएडा और पूरी जितनी की 8 सीटों पर यूपी में आज चुनाव होने हैं, वहां पर तो 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अब बहुत कुछ खोने के लिए बीजेपी के पास है इस चुनाव में। मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं आप नोएडा में? सबसे महत्वपूर्ण ये है दीपा कि इस बार का वोटिंग परसेंटेज कितना रहता है, बीजेपी की निगाहें इसी पर हैं। और बाकायदा जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसके बाद बीजेपी ने बूथ लेवल पर और ज़्यादा अलर्ट किया है। जो उनके पन्ना प्रमुख हैं और हर पन्ने में 60 नाम होते हैं, उनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन है कि उन 60 नामों को लाएं यहाँ पर, कि वो बूथ तक आएँ। और मैं अभी नोएडा के सेक्टर 15A के बूथ पर हूँ। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं नोएडा के बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर महेश शर्मा, वो यहाँ पर वोट देने के लिए आएंगे। 2 बार के यहाँ पर सांसद हैं। लेकिन जो 8 सीटें हैं इस बार फिर पश्चिमी यूपी में, वो बीजेपी के लिए बेहद अहम हो जाती हैं। उसकी वजह यह है कि मोमेंटम इस बार जो है पश्चिमी यूपी से ही बन रहा है। खासतौर पर आरएलडी बीजेपी के साथ आ चुकी है। लेकिन जो लो वोटर टर्नआउट हुआ है वो बीजेपी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। इस बार की वोटिंग में उसी चक्रव्यूह को तोड़ने की बीजेपी कवायद कर रही है। बिल्कुल, और आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन के लिए भी कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि वेस्ट यूपी में अब किस तरीके से गठबंधन में आने का, आरएलडी को साथ लाने का फायदा होता है, इस पर भी लगातार नजर होगी। आशीष का रुख कर लेते हैं, बेंगलुरु नॉर्थ से वो हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, वहां से क्या तस्वीर है, क्या खबर? जी देखिए, अगर हम बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर एक महत्वपूर्ण राजधानी है। यहाँ पर 4 विधानसभा पार्लियामेंट की सीटें हैं और चारों सीटें हाई प्रोफाइल सीटें हैं। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे हैं, बेंगलोर नॉर्थ से एक कॉन्टेस्ट कर रही हैं। उनके अलावा तेजस्वी सूर्या हैं, युवा चेहरा है बीजेपी के, वो हैं बेंगलोर साउथ से। उनके अगेंस्ट में वहाँ पर सौम्या रेड्डी हैं कांग्रेस की, वो भी युवा चेहरा है, राज्य की राजनीति में काफ़ी एक्टिव रही हैं। सौम्या रेड्डी उनके खिलाफ लड़ रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें बैंगलोर रूरल की, एक महत्वपूर्ण सीट है। 2019 के चुनाव में बैंगलोर रूरल इकलौती ऐसी सीट थी जो कांग्रेस जीत पाई थी। उसके अलावा 25 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 1 सीट जेडीएस के पास गई थी और 1 निर्दलीय पे। तो पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में सिर्फ बैंगलोर रूरल सीट जीत पाई थी कांग्रेस। यहाँ पर डीके सुरेश हैं, डीके शिवकुमार जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता है राज्य के, उनके भाई हैं। उनके अगेंस्ट में सीएन मंजुनाथ को बीजेपी ने खड़ा किया। सीएन मंजुनाथ डॉक्टर हैं, काफ़ी रिनॉन डॉक्टर हैं। एचडी देवगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री, उनके दामाद हैं, तो उनके दामाद को बैंगलोर रूरल से खड़ा किया गया है। एचडी कुमारस्वामी मंड्या से लड़ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जेडीएस के साथ हैं। अगर हम चुनावी समीकरण की बात करें तो एनडीए, जेडीएस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस यहाँ पर अकेली चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर साफ तौर पर लड़ाई एनडीए वर्सेस कांग्रेस पे है। बाइपोलर कॉन्टेस्ट है। 14 सीटों पर जो पहले फेज में, आज के फेज में चुनाव जहाँ पर होगा, 14 सीटों पर बाइपोलर इलेक्शन होगा। खास बात यह कि इस बार बैंगलोर सेंट्रल मंसूर खान, कांग्रेस ने मंसूर खान को टिकट दिया है। पहली बार ऐसा है, 20 साल के कर्नाटक के राजनीति की बात करें तो पहली बार ऐसा है कि एक मुस्लिम चेहरे को कांग्रेस ने फील्ड किया 20 साल के बाद। और मंसूर खान के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या वो लोकसभा का रुख करेंगे 20 सालों के बाद, जो एक मुस्लिम चेहरा लोकसभा में कर्नाटक से जाएगा। आप वहां पर बता रहे हैं किस तरीके से मुकाबला इस बार बना हुआ है और किस तरीके से कड़ी टक्कर वहां पर दिखाई देगी। देखिए, बिहार भी लिए चलेंगे दर्शकों को, शशांक भी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले बिहार को लेकर कुछ अहम जानकारी हमारे पास है, क्योंकि ये दौर बिहार के लिए भी बहुत अहम है और इसके लिए सीधे आपको लिए चलते हैं मेरे सहयोगी पूजा के पास।
शुक्रिया दीपा। देखिए, कई ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं दूसरे फेज के चुनाव में जिन पर सबकी नजर रहने वाली है, लेकिन उनमें बिहार किस तरीके से अहम हो जाता है, बिहार की कौन सी वो सीटें जहां पर कांटे की टक्कर है, वो आप देख लीजिए। कांग्रेस और जेडीयू के बीच यहां पर सीधी टक्कर आपको दिखाई देगी, जहां पर देखिए मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस के उम्मीदवार तारिक अनवर, और दूसरी तरफ जेडीयू के प्रत्याशी जो बिहार सरकार में मंत्री रहे हैं। इन दोनों के बीच आपको बिहार में कांटे की टक्कर नजर आएगी। इसके अलावा पूर्णिया में देख लीजिए, सबकी नजर रहेगी पप्पू यादव, जो कि निर्दलीय ही चुनाव में उतर पड़े हैं, 5 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं, और दूसरी तरफ जेडीयू से संतोष कुशवाहा हैं, जो कि 1 बार विधायक चुने गए हैं। तो ये वो सीट है पूर्णिया की जहां पर पप्पू यादव को लेकर भी सबकी निगाहें रहेंगी कि यहां पर कौन जीत दर्ज करने वाला है। तो ऐसी महत्वपूर्ण सीटें बिहार की जिन पर रहने वाली हैं सबकी निगाहें, क्योंकि ये वो सीटें हैं जो कि वीआईपी सीट मानी जाती है, जहां पर उम्मीदवार की तरफ हर कोई टकटकी लगाए देख रहा है कि आज कितने % वोटिंग वहां पर होती है, और फिर जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो वो किसके पक्ष में जाते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण सीटें जिसकी जानकारी मैंने आप तक पहुंचाई। कटिहार और पूर्णिया के बारे में जानकारी पूजा साझा कर रही थी। आइए सीधे आपको बिहार लिए चले, शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक, वहां पर भी कड़ा मुकाबला है हर एक सीट पर, और दूसरा फेज तो और भी अहम हो जाता है। कटिहार पूर्णिया सीट पर हम देख रहे हैं फाइट कितनी दिलचस्प है। जी बिल्कुल, सीमांचल का ये इलाका है, कटिहार में मैं मौजूद हूँ। एनडीए का सीधा मुकाबला महागठबंधन से है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। मैं एक मतदान केंद्र के ठीक बाहर खड़ा हूँ, कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर मतदान होगा। यहाँ पे चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी जो हैं वो तैनात हैं। दुलाल चंद गोस्वामी मौजूदा एमपी हैं, जेडीयू के, उनका मुकाबला तारिक अनवर से है जो 5 बार यहाँ से सांसद रहे हैं। दुलाल चंद गोस्वामी कह रहे हैं कि नीतीश ने न्याय के साथ विकास किया, मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। सो ये कह रहे हैं कि मेरा जो है जनता मुझे वोट करेगी कि नहीं करेगी ये अलग चीज़ है, लेकिन मैंने काम किया है। वहीं तारिक अनवर भी जो है उन्होंने भी काफ़ी तैयारी की है, जमकर उन्होंने कैंपेन किया है। तो आज 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, लेकिन देखिए गर्मी काफ़ी है, इससे लोग सुबह से यहाँ पर आ गए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 7 बजे से इनकी एंट्री अंदर होगी। आप लोग वोट करने के लिए आए हुए हैं, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप लोग वोट करेंगे, क्या समस्याएं हैं आपकी? हम लोग बेरोजगारी है, महंगाई है, मुख्य मुद्दा ये है, बेरोजगारी महंगाई। कैसी सरकार केंद्र में हो आप लोग, क्या चाहते हैं? जो जीतेगा इस बंदूक क्या कर सकते हैं। आप लोग की क्या समस्याएं हैं, कैसी सरकार चाहते हैं केंद्र में? समस्या तो रोजगारी बेरोजगारी तो है ही, इसमें तो महंगाई है ही है, यही समस्या। और क्या समस्या जनता का, और क्या चाहिए जनता का? और राशन पानी सुविधाजनक मिले, क्या रोजगार मिले। लोग भटक रहे हैं बेरोजगार के लिए। जब आज वोट डालेंगे तो क्या सोच कर? ईमानदार सरकार हम लोग चाहते हैं, जो ईमानदार सरकार है। बेईमान और भ्रष्ट सरकार और घपलाबाजी करने वाला सरकार नहीं चाहिए। वो सरकार नहीं चाहिए जो हर साल प्रधानमंत्री बनता रहे। चोर चौहार सब मिलकर के जो पार्टी एक मजबूत सरकार चाहते हैं, तो एक ईमानदार सरकार हो जो जनता के हित के लिए काम करे, ऐसी सरकार ये लोग चाहते हैं। महंगाई जो वो सोच करके वोट करना चाहते हैं, और एक ईमानदार सरकार हो ऐसी उनकी ख्वाहिश है, और इसीलिए वो इंतजार भी करें कि जैसे ही 7 बजे तो वैसे ही अंदर जाकर के वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर पाए। देखिए, इस दूसरे फेज में मोदी सरकार के 6 मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी हुई है, उनके भी भाग्य का फैसला होना है, और उन 6 मंत्रियों के बारे में कुछ अहम जानकारी हमारे पास है। इसके लिए सीधे ले चलते हैं पूजा के पास। बिल्कुल दीपा, और इसीलिए इन्हें वीआईपी सीट्स कहा जा रहा है, क्योंकि सरकार में 6 मंत्री ऐसे जिनकी साख दूसरे चरण के चुनाव में दांव पर लगी हुई है। वो 6 मंत्री कौन से हैं, तस्वीर के साथ हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं। यहाँ पर वो तस्वीर होगी जिसके जरिए आप देखेंगे मोदी सरकार में वो 6 मंत्री जिनकी साख दांव पर है। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वीरेंद्र इसमें वो नाम शामिल है, और आप कई ये देखिए नाम देख सकते हैं, कैलाश चौधरी। ये वो 6 नाम चेहरों के साथ जो कि मंत्री हैं, और आज दूसरे चरण के चुनाव में इनकी साख दांव पर रहने वाली है, क्योंकि इनकी भी किस्मत का फैसला आज जनता ईवीएम में कैद करने वाली है। तो ये वो 6 मंत्री जिनकी साख आज दूसरे चरण के चुनाव में दांव पर लगेगी। तो देखिए, दूसरा फेज है, 88 सीटें हैं, और देखिए 6 केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी साख भी दांव पर लगी हुई है। और नजर देखिए बंगाल पर, ये वाजे बालूरघाट से हमारी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल भी जुड़ी हुई है। बंगाल पर भी पूरे देश की निगाह टिकी हुई है कि वहां के वोटर्स क्या मन बना रहे हैं। मनोज्ञा,
बड़ा दिलचस्प है मुकाबला। अगर मैं ये कहूँ सनराइजर्स इन द ईस्ट, तो आपको ये भी बता दूं कि मैं इस समय बालूरघाट के जिस बूथ पर हूँ 6 से 7 के बीच में, 7 बजे तो वोटिंग शुरू होगी, लेकिन उसके पहले 100 से ज्यादा आपको वोटर्स दिख जाएंगे इस बूथ पर। ये अपने आप में बताता है कि बंगाल में क्यों इतना हाई वोटिंग परसेंटेज जाता है। पिछली बार भी जब देश में सबसे ज्यादा यानी कि फर्स्ट फेज में सबसे ज्यादा कम वोटिंग हुई थी, तो भी उसके बावजूद बंगाल में 75% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। और उसके साथ इस वोटिंग की प्रक्रिया को अगर हम बताएं आपको, तो ये बता दें कि बालूरघाट महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए क्योंकि ये सुकांतो मजूमदार की सीट है। सुकांतो मजूमदार इस समय वर्तमान में बीजेपी के राज्य के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं, और ये वो सीट है जिस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने कैंपेन किया। तो वहीं उनके खिलाफ विप्लव मित्रा है, जिनका संगठन पे जितनी अच्छी पकड़ है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी हैं, वो वही हैं जो पहले बीजेपी गए थे, वापस तृणमूल कांग्रेस आए, लेकिन जब बीजेपी गए थे तो बीजेपी के खाते में ये सीट आ गई थी। तो क्या ये सीट इस बार उनके बिना सुकांतो मजूमदार जीत पाएंगी और बीजेपी अपना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी? उत्तर बंगाल वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा स्वीप किया है बीजेपी ने पिछले चुनाव में। 19 में अगर हम बात करें तो 19 की आज 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, लेकिन इन तीनों पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। राजू बिस्ता दार्जिलिंग से हैं, उनके आसार जीतने के हमेशा ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पर मुकाबला कमजोर पड़ जाता है गोरखालैंड मूवमेंट के कारण। जिनको गोरखा सपोर्ट कर देंगे उनकी जीत पक्की हो जाती है। तो वहीं दूसरी ओर अगर मैं बात करूं रायगंज सीट की, पिछली बार बीजेपी के खाते में थी, देबश्री चौधरी जीती थी, जिन्हें इस बार दक्षिण कोलकाता से सीट पर दे दिया गया है। लेकिन इस बार दिलचस्प मुकाबला इसलिए क्योंकि कृष्ण कल्याणी जो तृणमूल कांग्रेस में थे वो इस्तीफा जो बीजेपी में थे इस्तीफा देकर टीएमसी में आ गए, और तृणमूल कांग्रेस में आकर इस बार क्या वो इस सीट को हासिल कर पाएंगे? तो 3 सीटों पर मुकाबला है पश्चिम बंगाल में। वोटिंग परसेंटेज गर्मी के बावजूद हमेशा हाई होगा और उतना ही हाई वोल्टेज होगी लड़ाई। पूरे देश में जहां पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम रहा था, वहीं बंगाल से मनोज्ञा भी ये जानकारी दे रही है कि वहां से पिछली बार बहुत अच्छा रहा फर्स्ट फेज में, और यही उम्मीद दूसरे फेज से भी की जा रही है कि इस बार भी वोटिंग परसेंटेज वहां पर अच्छा रहेगा। अब देखिए राजस्थान का रुख हम करेंगे, राजस्थान के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे, ग्राउंड पर आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले पूजा का रुख करते हैं। राजस्थान को लेकर कुछ अहम जानकारी हमारे पास है। पूजा। बिल्कुल दीपा, देखिए राजस्थान में क्या क्या महत्वपूर्ण है और किस वजह से दूसरे चरण के इस चुनाव में सबकी नजर है इस बार राजस्थान पर। राजस्थान की कौन सी वो सीटें जो कि बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही हैं, टक्कर किस किस के बीच है वो आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिलेगी। जो बीजेपी के प्रत्याशी है ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर है, 2 बार के सांसद रह चुके हैं, और दूसरी तरफ देखिए प्रहलाद जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, और यहां पर सीधी टक्कर आपको बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच देखने को मिलेगी। और ओम बिरला की वजह से ये सीट वीआईपी मानी जा रही है और सबकी नजर होगी इस बार इस सीट पर। अब आगे देखिए, आगे बढ़ेंगे जहां आपको ये भी बता दें कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार के बीच यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी, जो कि मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी रहे हैं कैलाश चौधरी। और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो 2023 में बायतू से विधानसभा चुनाव हालांकि हार गए थे। ये बाड़मेर का हम आपको डेटा बता रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण की टक्कर आपको इस बार देखने को मिलेगी। और यहां पर देखिए निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो भी मैदान में हैं। तो क्या यहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय होता है या फिर किस तरीके से यहां पर मुकाबला देखने को मिलता है, इस पर आज सबकी नजर रहने वाली है। जी दीपा। बिल्कुल, तो कौन कौन सी हाई प्रोफाइल सीट है राजस्थान की, उसके बारे में जानकारी दे रही थी पूजा। आइए सीधे आपको ग्राउंड पर लिए चले। कोटा से अंकित गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अंकित, देखिए राजस्थान की वैसे तो बाड़मेर की सीट हो, जोधपुर की सीट हो, और ये सारी बहुत अहम है, लेकिन नजर कोटा पर इसलिए क्योंकि वहां से तो खुद मैदान में है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बिल्कुल, देखिए दीपा, आपने कोटा का जिक्र किया, तो कोटा में फिलहाल मैं मौजूद नहीं हूँ। मैं जोधपुर सीट पर मौजूद हूँ, जहां पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत चुनाव मैदान में है तीसरी बार। लेकिन कोटा की सीट का पहले जिक्र कर देते हैं, तो वहां पर जो है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जो चुनावी मैदान में है, और ऐसे में ये चुनाव अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं जोधपुर सीट पर हूँ, पहले आपको यहाँ एक तस्वीर दिखा देता हूँ कि इस वक्त यहाँ चल क्या रहा है। इस वक्त मैं एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, और देखिए यहाँ पर मॉक पोल पूरा हो गया है। यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर जो पोलिंग एजेंट्स यहाँ पर आए थे, जो मॉक पोल है वो कंडक्ट करवा दिया गया है। मॉक पोल का मतलब क्या है कि जो तमाम पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनसे कह दिया जाता है कि अगर आपको ईवीएम को लेकर के कोई जो है भ्रांति है, कोई जो है डाउट है, तो आप चेक कर लीजिए। ऐसे एक पोलिंग एजेंट यहाँ पर आए, पहले इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए, आपने भी मॉक पोल किया है?
हाँ जी सर, मैंने भी मॉक पोल किया है। मशीन को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है सर। उन्होंने कई बार जो चुनाव के बाद में मशीन के ऊपर सवाल उठ जाते हैं, जबकि सुबह से नहीं सर, इस बार मॉक पोल हुआ है, मशीन पूरी तरीके से। आपने भी मॉक पोल किया? बिल्कुल। मॉक पोल में कोई दिक्कत नहीं है? तो देखिए, मॉक पोल में कोई दिक्कत नहीं है। और क्यों मैं जिस सीट पर मौजूद हूँ, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है, तो करण सिंह उचियारा जो कांग्रेस को उम्मीदवार है। लेकिन ये सीट सिर्फ इसी वजह से नहीं क्योंकि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ से उम्मीदवार है, बल्कि अशोक गहलोत का ये गढ़ रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह गढ़ रहा है। और समझा जा सकता है कि पिछले चुनावों में अशोक गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन वो 2.5 लाख से ज्यादा मतों से हार गए थे। लेकिन अभी भी अशोक गहलोत की बात की जाए तो उन्होंने वैभव गहलोत जहां से जो नजदीकी सीट है जालौर सिरोही, वहां पर नहीं अपना डेरा डाला है, बल्कि अशोक गहलोत पिछले जो है 48 घंटे से राजस्थान में जोधपुर की सीट पर मौजूद है। और यहां से पूरा समीकरण जो बाकी 13 सीटों का क्या रहेगा उस पर नजर बनाए हुए हैं। और राजस्थान के लिए इस वजह से ये जो दूसरा चरण है काफी महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, 13 सीटों पर राजस्थान के चुनाव होने हैं इस फेज में। और पिछली बार जोधपुर से पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत मैदान में थे और उनको हराया था तब भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इस बार भी वो मैदान में है और इसलिए ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत अहम हो जाती है। हर एक सीट पर हमारी नजर है, हर एक जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई आपको हम दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज का रण ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगा। इस चुनाव में क्या कुछ अहम है, देखिए उसके बारे में कुछ जानकारी हमारे पास है, उससे आपको रूबरू करवा दें। दूसरे फेज में वोटिंग होनी है और देखिए सीट 88 यहाँ पर है और राज्य कुल टोटल जो आ रही है 13 इसमें है। राजस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर वोटिंग है, बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग है, पश्चिम बंगाल की आप देख रहे हैं 3 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर, कर्नाटक की 14 सीटों पर, छत्तीसगढ़ की 3, मणिपुर की 1 सीट पर और जम्मू कश्मीर की भी 1 सीट पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश की 7 सीटों पर आज के दिन वोटिंग होनी है। इसके अलावा केरल की सीटों पर भी वोटिंग होनी है, उस पर लगातार हमारी नजर है। ग्राउंड से हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं वोटिंग से पहले कि 7 बजे वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज का रण अब से ठीक आधे घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। 13 राज्य हैं, 88 सीटें हैं जहां पर वोटिंग होनी है और 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। अलग अलग हिस्से जहां पर वोटिंग होनी है वहां से हर एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अब से आधे घंटे के बाद दूसरे फेज में मतदान शुरू भी हो जाएगा। 13 राज्य हैं, 88 सीटें हैं जहां पर वोटिंग आज के दिन होनी है और साथ ही मध्य प्रदेश की भी 6 सीटों पर आज के दिन वोटिंग होनी है। सीधे आपको आइए सतना लिए चले, वहां से रविकांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रविकांत, वहां से क्या तस्वीर, कैसी हलचल आप देख रहे हैं, क्योंकि अब तो बहुत कम है, आधे घंटे का वक्त है जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। देखिए यहाँ पर जिस बूथ पर हम यहाँ पर काफ़ी ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं कि जो वोटर्स हैं वो पहले ही यहाँ पर मौजूद हैं, कई सारे और अलग अलग जगह पर योगा कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं वोटिंग शुरू हो तो वो वोट करें। लेकिन 2 बातें महत्वपूर्ण हैं इस सीट पर। एक तो ये कि जो बीजेपी के मौजूदा प्रत्याशी गणेश सिंह हैं वो 4 बार सांसद रह चुके हैं और 5वीं बार वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे और कांग्रेस के जिस प्रत्याशी से चुनाव हारे थे वो प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा ही इस बार उनके अगेंस्ट कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये थोड़ा त्रिकोणी भी हो गया है क्योंकि बीएसपी ने नारायण तिवारी को यहाँ पर खड़ा किया है, नारायण त्रिपाठी को, और इस वजह से ये त्रिकोणी है। लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बीजेपी जो प्रत्याशी है वो पिछली बार चुनाव हार गए थे और हारे हुए प्रत्याशी इस बार मैदान में हैं बीजेपी के, लेकिन वो 4 बार के सांसद हैं, इसलिए रसूख उनका काफ़ी ज़्यादा है। कांग्रेस का मनोबल इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि उनका जो प्रत्याशी है पिछली बार चुनाव जीत गया था विधानसभा में। बिल्कुल, पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था लेकिन फिर से टिकट उनको ही दिया गया कि मैदान में वही है। और आप बता रहे कि त्रिकोणीय मुकाबला सतना की सीट पर बना हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी आज के दिन वोटिंग होनी है और 8 सीटों पर लगातार नजर पूरे देश की भी है क्योंकि यूपी लोकसभा सीटों के लिहाज से सबसे बड़ा प्रदेश है। इन 8 सीटों के बारे में कुछ अहम जानकारी हमारे पास है, सीधे लिए चलते हैं पूजा के पास।
धन्यवाद दीपा। और देखिए इन्हीं 8 सीटों में से एक सीट है मेरठ और ये सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर किस किस प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। अरुण गोविल है और सुनीता वर्मा है। अरुण गोविल की वजह से यहाँ पर सबकी नजर रहेगी, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल जो कि रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाते नजर आए हैं, जिन्हें अक्सर हमने देखा है। पहली बार हालांकि वो चुनाव लड़ रहे हैं मेरठ की सीट से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर और पहली बार ये उनका चुनाव है जो वो लड़ने जा रहे हैं इस बार। तो इस बार सीधी टक्कर देखने को मिलेगी मेरठ में। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सनुज इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सनुज, ये जो सुबह सुबह का समय होता है चुनाव की वोटिंग के लिहाज से और वो भी गर्मी के दिनों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब से थोड़ी देर में वोटिंग शुरू होने वाली है, क्या आप दृश्य देख पा रहे हैं इस बार वोटिंग बूथ के बाहर? देखिए इस वक्त जो मतदान केंद्र के बाहर मैं खड़ा हुआ हूं, लेकिन अभी जो मतदाता हैं वो अपने घरों से निकलकर नहीं आए हैं। ये देखिए पिंक बूथ, यूथ बूथ है और यहाँ पूरी तैयारी की गई है कि चाहे जैसे भी हो वोटिंग प्रतिशत बढ़ाया जा सके, लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया जा सके। और यहाँ ये देखिए जो मतदान केंद्र है वो पूरी तरीके से तैयार है और थोड़ी देर में ही जो वोटिंग है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए मेरठ जो सीट है, मेरठ सीट हॉट सीट है। यहाँ पर रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल चुनाव मैदान में है। उनके सामने समाजवादी पार्टी गठबंधन ने सुनीता वर्मा को यहाँ से मैदान में उतारा है, पूर्ण बेयर है और बसपा से देवव्रत त्यागी मैदान में है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए 2009 की बात हो, 2014 की बात हो, 2019 की बात हो, तीनों बार लगातार यहां से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल सांसद रहे हैं। चौथी बार भी बीजेपी यहां पर कमल खिलाना चाहती है। अब चूंकि रामायण के राम या अरुण गोविल को यहां मैदान में उतारा है, हालांकि सियासत में वो नए हैं, लेकिन तमाम बीजेपी के धुरंधर उनको चुनाव जिताने के लिए पूरी तरीके से लगे रहे। समाजवादी पार्टी की बात हो उनके भी धुरंधर लगे रहे, बसपा की बात हो उनके भी धुरंधर लगे रहे। तो आज ये देखना होगा कि मतदाता किस तरीके से यहां बड़ी तादाद में निकलते हैं, चूंकि गर्मी ज्यादा है और कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत बढ़ाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। मेरठ के मतदाता हैं, हम भी मेरठ के मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि वो अपने घरों से बाहर निकले और वोटिंग जरूर करें, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। सबसे मजबूत ताकत वोट की ताकत होती है और मतदाताओं को इस ताकत को समझना होगा, मतदान करना होगा। उससे कोई फायदा नहीं होता कि 5 साल पछताना पड़ता है, काश वोट डाल देते, काश हम इसको वोट डाल देते। ये तमाम तरह की चीजें रहती है, लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मेरठ लोकसभा सीट है वो सबसे अहम सीट है, क्योंकि रामायण के राम के यहां अरुण गोविल के चुनाव मैदान में उतरने के बाद सबकी नजरें इस मेरठ सीट पर टिकी है कि मेरठ सीट पर क्या होगा। क्या चौथी बार भी कमल खिलेगा? क्या रामायण के राम सियासत के मैदान में बाजी मार लेंगे और संसद तक पहुंच जाएंगे? बिल्कुल ठीक है। शुरुआती कुछ नाराजगी और अंतर विरोध के बावजूद भी बीजेपी वहां पर आश्वस्त है इस बार जीत को लेकर। अब कितना फायदा अरुण गोविल को मैदान में उतारने का मिलता है भारतीय जनता पार्टी को, इस पर लगातार नजर है। देखिए नेताओं के रिएक्शन भी लगातार आ रहे हैं दूसरे फेज को लेकर। प्रहलाद पटेल ने खास बातचीत की है एबीपी न्यूज से, आपको सुनवाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी यहाँ पर देखिए सूर्य की पूजा कर रहे और तुलसी में जल चढ़ा रहे हैं और इसके बाद वो मतदान के लिए यहाँ से निकलेंगे। मध्य प्रदेश में आज दूसरे चरण का मतदान है और पूरी तरह से लोकतंत्र का महापर्व है, जिसमें आहुति देने के लिए सब जो 6 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर तमाम जो मतदाता हैं वहाँ पर मतदान करने पहुँचेंगे। लेकिन इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान के मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं ग्रामीण पंचायत विभाग में, प्रहलाद पटेल जी, जो आप देख सके पूजा अर्चना कर रहे हैं और पूजा अर्चना करने के बाद वो यहाँ से रवाना होंगे मतदान के लिए। हम सीधे बात करेंगे। सर पूजा अर्चना कर रहे हैं सर आप अभी? ये हमारी नियमित वो है दिनचर्या है। सुबह उठ के पहला काम जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देना, फिर हमारी पूजा करके फिर जाना। आज मगर पहले मतदान करेंगे, लौट करके जाप करेंगे। अच्छा सर, पहले मतदान फिर भगवान? आज मुझे मतलब लौट कर आने के बाद ही जाप करूंगा। सर आप नर्मदा भक्त भी हैं, नर्मदा जी की पूजा करते हैं सर। जिस तरह से आपने मतदान की बात की, सबसे पहले मतदान करेंगे फिर पूजा, फिर नर्मदा जी की पूजा करेंगे सर? जरूर। तो ये थे हमारे साथ प्रहलाद पटेल जी, जो अब पूजा अर्चना करने के बाद सीधे मतदान के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन होमैन देशमुख के साथ एबीपी न्यूज़ के लिए नरसिंहपुर से नितिन ठाकुर।
तो प्रहलाद पटेल को आपने सुना, उन्होंने कहा कि नियमित दिनचर्या का हिस्सा के पूजा पाठ वही वो कर रहे हैं, उसके बाद मतदान करेंगे, उसके बाद वो फिर और काम करेंगे। देखिए महाराष्ट्र में भी आज के दिन 8 सीटों पर वोटिंग होने वाली है। हर एक सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक सीट पर पूरे देश की निगाह बनी हुई है। अब इन 8 सीटों को लेकर कुछ अहम जानकारी हमारे पास है, इसके लिए सीधे आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से पूजा के पास। बिल्कुल, आइए देखिए महाराष्ट्र में भी आज दूसरे फेज में वोटिंग होनी है 8 सीटों पर, जिनमें से एक सीट है अमरावती। और अमरावती में कौन कौन चुनावी मैदान में, आइए आपको बताएं। नवनीत राणा बीजेपी से और कांग्रेस से बलवंत वानखेड़े जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। जो नवनीत राणा है वो बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की प्रत्याशी नवनीत राणा 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वो जीती थी और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनका भी अनुभव जो है वो हमने आपके सामने रखा है। वैभव हमारे साथ अमरावती से सीधे जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरीके का चुनाव का मूड इस वक्त नजर आ रहा है। थोड़ी देर बाकी और थोड़ी देर के बाद मतदान शुरू हो जाएगा। वैभव, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अमरावती से? कितनी उत्साहित जनता? जी, मतदान शुरू होने से पहले मैं अपने दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि पूरे देश में धूप के दिन चल रहे हैं। ऐसे में अमरावती से कल से बारिश का मौसम यहां पे शुरू हो गया है। मौसम में अचानक से बदलाव हो गया है, इसकी वजह से इसका परिणाम आज के मतदान प्रक्रिया पर हो सकता है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस वजह से मौसम में अचानक से बदलाव होने की वजह से अभी थोड़ी थोड़ी बारिश है यहाँ पे होने शुरू हो गई है। अब हम बात करेंगे अमरावती की सीट से, जो पहले निर्दलीय सांसद थी नवनीत राणा, जिनको ठाकरे सरकार के काल में हनुमान चालीसा पठन के दरमियान उनको 14 दिन पुलिस कस्टडी में रखा था और उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं विवादित सीट रही है। नवनीत राणा के खिलाफ अब पूरी महाविकास आघाड़ी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस पूरे इकट्ठा होकर नवनीत राणा को पराभूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये सीट इतनी आसान नहीं है, क्योंकि नवनीत राणा भी पिछले कई दिनों से अपनी ताकत लगाए हुए है। ठाकरे भी यहाँ पे आए हुए थे, शरद पवार भी आए थे, नवनीत राणा के खिलाफ यहाँ पे प्रचार रैली भी हुई थी, राहुल गांधी की भी यहाँ पे प्रचार रैली हुई थी और उसके बाद भी अमित शाह भी यहाँ पे आए थे। तो ये पूरे पश्चिम महाराष्ट्र हो, विदर्भ हो, पूर्व विदर्भ हो, उसमें से एक हॉट सीट है जहाँ पे नवनीत राणा है, यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और अब देखना ये होगा कि चुनाव प्रक्रिया में क्या रिजल्ट आता है। पर उसके पहले आज का मतदान कितना परसेंटेज होता है ये पूरा मायने रखता है, क्योंकि हमने देखा कि विदर्भ में 42 डिग्री टेम्परेचर होने के बावजूद करीबन 50 तक ही पूरा वोटिंग परसेंटेज रखा गया था। पर अब देखना होगा कि बारिश अगर आती है तो इसका पूरा परिणाम है वोटिंग परसेंटेज पे हो सकता है। बिल्कुल ठीक है वैभव, पिछली बार नवनीत राणा इस सीट पर निर्दलीय उतरी थी मैदान में और जीत हासिल की थी। इस बार पहली मर्तबा है जब बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही है, इसलिए भी ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कड़ा मुकाबला कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में यहाँ पर है। देखिए बिहार की सीटें भी बहुत अहम है। इस बार दूसरे फेज में बिहार की अलग अलग सीटों पर जो वोटिंग हो रही है उनमें से एक सीट है भागलपुर की, और भागलपुर से निधि श्री हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। निधि श्री, चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले क्या हलचल, क्या तस्वीर? बिल्कुल, देखिए भागलपुर शहरी क्षेत्र में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ एक पोलिंग बूथ है ठीक पीछे। हालांकि यहाँ पोलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, 7 बजे से पोलिंग स्टार्ट होगा, लेकिन कुछ लोग मुझे नज़र आ गए सड़कों पर, ये बातचीत कर रहे थे राजनीति को लेकर और मैंने सोचा कि थोड़ा मैं इनसे बात करूँ। कुछ लोग जो यहाँ मौजूद है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वो, पहले तो ये बताइए कि आधार कार्ड लेके आए हैं? जी हाँ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। कुछ नहीं मांगा जाएगा आप जो मुझे वो देंगे, मैं नहीं मांगूंगी। मुझे ये बताइए कि किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आज आप वोट दे रहे हैं? हमको रोजगार चाहिए। जी, आपको क्या चाहिए? रोजगार, महंगाई नहीं चाहिए नहीं, महंगाई नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए। आपको सुरक्षा को ध्यान में रखकर वोट दें। सुरक्षा, हाँ, बाकी कमाने का तो हम कमा लेंगे मेहनत करके। आपको क्या चाहिए? रोजगार, सुरक्षा और एजुकेशन में सुधार होना चाहिए। एजुकेशन में सुधार, तो उसके लिए वोट देने तो आएंगे, ऐसा तो नहीं कि बस घूम के चले जाएंगे वापस? नहीं, देंगे। पोलिंग पिछले फेज में बहुत कम हुई थी बिहार के कई लोकसभा सीटों पर, इस बार कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा? बिल्कुल मैम, कोशिश रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बूथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा पोल हो। इससे क्या होगा, हमारा जो भारत का लोकतंत्र है वो बचेगा। हमारे बिहार में हो या और भी स्टेट में हो, वहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। मैम इधर आ जाए आप भी
ऑब्वियसली वोट मतलब बूथ पहुंची हैं तो वोट करने आई। हाँ। तो मुझे ये बताइए कि महिलाओं के लिए यहाँ सबसे ज़रूरी मुद्दा क्या है? ऐसा तो कुछ मुद्दा नहीं है, सब जनरल जो मुद्दा है। जनरल कोई तो मुद्दा होगा, कुछ तो बात ध्यान में रखा होगा आपने वोट देने के लिए। नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ अच्छे से रहे और सब कुछ अच्छे से है, इसलिए। मतलब आप कह रहे हैं कि जो है सब अच्छा है, आगे भी अच्छा रहे, इसलिए वोट दें। हाँ हाँ। ये इन लोगों से जरा मैं बात कर लूं, वोट देने आए हैं कि नहीं? नहीं, हम देने नहीं देंगे वोट। देंगे। वोट देंगे। आप देंगे वोट? हम लोग वोट देना तो जरूरी है, लेकिन किन बातों को ध्यान में रखेंगे? समय से बाहर को बुझा रहा है, दे रहा है ये ना वोट तो देवे करेंगे। वोट देवे करेंगे, लेकिन अभी तक सोचे नहीं है। पोलिंग बूथ आते आते कुछ समझ में हाँ, वो तो सोचने की बात है। इधर जरा पूछूं, इधर आइए अम्मा, इधर आइए, इधर आइए। तैयार हो कि आप निकली है घर से, ये बताइए। इधर इधर वोट देंगी? जी हाँ, जरूरी है जी। तो ये बताइए, काम को लेकर वोट देंगी कि नाम को लेकर? काम के लेकर वोट देंगे और जरूर देंगे। वोट क्यों छोड़ेंगे? ये वोट तो देना जरूरी है। से जरा मैं बात करूं, आप इधर आइए। आप किन बातों को ध्यान में रखकर वोट देंगे? सबसे जरूरी मुद्दा क्या है यहाँ के वोटर्स का? भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, लिटरेसी। क्योंकि अब पढ़ाई करा देते हैं अगर, तो सारा समस्या का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। आपके पास तो बहुत सारे मुद्दे हैं वोट देने के लिए। मैम आगे आए, आप तो तैयार होके आई हैं वोट देने के लिए। जी 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 जी। महिलाओं के लिए सबसे जरूरी मुद्दा भागलपुर में क्या है? ठीक है निधिश्री, महिलाओं के मुद्दे यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखकर लोग इस बार वोट करने जाएंगे। थोड़ी देर में वोटिंग का प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। हम लौटेंगे आपके पास और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट की हम बात करते हैं। भूपेश बघेल कांग्रेस से यहाँ पर चुनावी मैदान में, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, और इसीलिए ये वीआईपी सीट है। बीजेपी से संतोष पांडे जो कि राजनांदगांव के मौजूदा सांसद है। तो इन दो चेहरों के बीच आपको सीधी टक्कर राजनांदगांव में देखने को मिलेगी। तीसरी बार भूपेश बघेल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ संतोष पांडे जो कि 2019 में पहली बार जीते थे और सांसद है मौजूदा राजनांदगांव के, इस बार फिर से एक बार चुनाव के मैदान में है बीजेपी की तरफ से। और इसी को लेकर, इसी सीट को लेकर ज्यादा जानकारी हमारे साथ देंगे हमारे सहयोगी जेपी त्रिपाठी इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। क्या माहौल जेपी त्रिपाठी आप इस वक्त राजनांदगांव में देख पा रहे हैं? क्या वहां पर राष्ट्रीय मुद्दे इस बार हावी रहेंगे? क्योंकि इस वक्त भूपेश बघेल और संतोष पांडे के बीच सीधी टक्कर है। क्या माहौल फिलहाल? देखिए, दूसरे चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव 3 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है। और लेकिन इस वक्त मैं राजनांदगांव के कवर्धा में मौजूद हूं। राजनांदगांव लोकसभा सीट जो है वो हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है क्योंकि भूपेश बघेल की किस्मत यहां पर दांव पे लगी है। कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं जो है अपने सांसद को ही दोबारा टिकट दिया है बीजेपी ने। तो इसलिए ये सीट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो है लगातार जो है जनता यहाँ पर चुनावी मैदान में जो है आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी। और लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। कवर्धा में मैं मौजूद हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है और अब से कुछ ही देर बाद 7 बजे से यहाँ पर मतदान शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तैयारियाँ कर ली गई है। राजनांदगांव जो लोकसभा सीट है उसकी अगर बात करूं तो राजनांदगांव लोकसभा सीट के जो बॉर्डर का इलाका है वो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली भी होता है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। 10,000 से ज़्यादा फोर्सेज यहां पर तैनात किए गए हैं। वहीं जो है अगर बात की जाए यहाँ कवर्धा की, तो कवर्धा जो इलाका है राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र का इलाका है। यहाँ से पूर्व गांव में जबरदस्त मुकाबला है पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और बीजेपी के उम्मीदवार के बीच में। अब ये सीट मौजूदा है, यहाँ पर बीजेपी का सांसद है, लेकिन क्या ये सीट बीजेपी से छीन पाएगी कांग्रेस पार्टी, उस पर भी लगातार नजर है। लेकिन अब सीधे आपको केरल के वायनाड लिए चलते हैं। वहां से जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ ही जुड़े हुए हैं। वो जिस बूथ पर इस वक्त मौजूद है वहां पर कहा यह जा रहा है कि लाइट इस वक्त गई हुई है। जैनेन्द्र, क्या जानकारी?
बिल्कुल, देखिए वायनाड के जिस पोलिंग बूथ पर हम हैं, यहाँ पर बिजली चली गई है मतदान शुरू होने से ठीक पहले, और इस वजह से मोबाइल की रोशनी में जो मॉक पोल की प्रक्रिया होती है, तमाम कागजातों की प्रक्रिया होती है, वो मोबाइल की रोशनी में देखिए किस तरीके से यहाँ जो चुनाव करवाने के लिए जो कर्मचारी अधिकारी आए हुए हैं वो प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अंधेरा है अंदर पोलिंग बूथ के अंदर, क्योंकि बिजली चली गई है, और इसकी वजह से मोबाइल की रोशनी में जो मॉक पोल की प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। इस वक्त जो आप मशीन देख रहे हैं वो कंट्रोल यूनिट है, और उसको मोबाइल की रोशनी में उसकी जो मतदान शुरू होने से पहले जो जांचा परखा जाता है कि काम मशीन कर रही है, ठीक से नहीं कर रही है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। तो ये एक तस्वीर है उस कॉन्स्टिट्यूंसी की जो वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी है। केरल की बात करें, देश की बात करें, और वहां पर मतदान से ठीक पहले बिजली चले जाने के बाद बैकअप की कोई व्यवस्था नहीं है, और इसके कारण मोबाइल की रोशनी, मोबाइल में जो टॉर्च की रोशनी होती है, उस रोशनी में जो मतदान कर्मी है वो यहाँ पर किया जा रहा है। टॉर्च की रोशनी में लाइट गई है। अब उम्मीद तो यही हम भी कर रहे हैं, वहाँ के जो वोटर्स है वो भी कर रहे होंगे कि जब से 7 बजे से जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो उससे पहले इस बाधा को दूर भी कर लिया जाएगा। अब जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं। वहाँ की एक सीट पर भी आज के दिन वोटिंग होनी है। वहाँ से अजय बाचनू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है अजय, वहाँ पर चुनाव से पहले 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे पहले क्या हलचल, क्या तस्वीर? देखिए हलचल काफ़ी यहाँ गहमा गहमी है। हम जिस पोलिंग स्टेशन पर है, यहाँ पर जब लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने आएंगे तो यहाँ पर उन्हें रिफ्रेशमेंट्स तक दी गई हैं। तो इस तरह की तैयारियाँ यहाँ की गई हैं। और बता दूँ यहाँ पर कुल 22 कैंडिडेट हैं जिनकी किस्मत को आज ईवीएम में लॉक किया जाएगा, और मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। लेकिन इस बीच कुछ लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हालांकि मतदान में अभी कुछ समय है, लेकिन कुछ लोग अभी। सर आपका क्या नाम है? बलराज गुप्ता। बलराज जी, आप यहाँ पहुंचे हैं, सबसे पहले वोटर आप मुझे दिख रहे हैं। मैं बीजेपी का नुमाइंदा हूँ। यहाँ पर आप बीजेपी से हैं, तो यहाँ देखिए किस तरह से यहाँ पर आप जो है यहाँ पर किस तरह की स्वागत के लिए तैयारियाँ की गई हैं लोगों के जो यहाँ पर मतदान करने के लिए आएंगे, और यहाँ पर जो चुनाव से पहले की प्रक्रिया होती है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है, और फाइनल टचेस दिए जा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर जो है ईवीएम ठीक से काम कर रही है, उसका भी यहाँ जो है जायज़ा लिया जा रहा है। और बता दूं कि ये जिस पोलिंग स्टेशन पे मैं हूँ, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी गई है। और क्योंकि आज जम्मू में पोलिंग है, जम्मू के साथ साथ सांबा में पोलिंग है, ऐसे में जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, वहाँ पर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। और कल ही हमने यहाँ जम्मू में देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस और दूसरे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पर पूरे जम्मू और आसपास के इलाकों में लगातार अपनी जो है प्रेजेंस रखी है। यहाँ पर ड्रोन सर्विलेंस की जा रही है, डॉग स्क्वाड्स कल यहाँ मंगाए गए हैं। तो सुरक्षा के बीच सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। सीट बहुत अहम है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला है। और देखिए वोटिंग की प्रक्रिया आपसे कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से अपील की है, जहां जहां पर भी वोटिंग, वहां से लोगों से अपील की गई है पीएम मोदी की तरफ से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप मतदान करें, सभी लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। पीएम मोदी ने सभी से अपील भी की है, ज्यादा मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। ये पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से सभी से अपील की है। महिला युवाओं की भागीदारी बढ़े, ये सभी की कोशिश होनी चाहिए, इस बात का जिक्र करते हुए पीएम मोदी। और देखिए अब से थोड़ी देर के बाद वोटिंग की प्रक्रिया दूसरे फेज में शुरू भी हो जाएगी। एबीपी न्यूज की अपने तमाम दर्शकों से ये अपील है कि अगर आपके शहर में, आपके इलाके में अगर हो रही है वोटिंग, तो 7 बजे के बाद घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। बंगाल से एक बड़ी खबर हमारे पास है। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से बड़ी खबर यह है कि बीजेपी कार्यकर्ता का लटका हुआ शव वहां बरामद हुआ है। बीजेपी ने हत्या का आरोप लगाया। 24 अप्रैल से लापता था बीजेपी कार्यकर्ता जिसका शव बरामद किया गया है। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर से बड़ी खबर इस वक्त। बीजेपी कार्यकर्ता जो कि लापता बताया जा रहा है, 24 अप्रैल से वो लापता था, अब उसका शव मिला है, जिसके बाद बीजेपी ने कहा है कि उसके कार्यकर्ता की हत्या की गई है। बंगाल से बड़ी खबर, पूर्वी मिदनापुर से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी कार्यकर्ता का लटका हुआ शव वहां से मिला है। मनोज्ञा लोईवाल और जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज्ञा, क्या जानकारी है इसको लेकर? बीजेपी कह रही है कि हत्या की गई है और जानकारी है कि 24 अप्रैल से लापता था बीजेपी का कार्यकर्ता। देखिए
कि पूर्व मिदनापुर जिले के मोयना इलाके में शव मिला है बीजेपी के कार्यकर्ता का। दीनबंधु बत्या नाम है इनका। और शव के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है शव मिलने के बाद कि इसकी हत्या की गई है, क्योंकि करीब 24 अप्रैल से ये व्यक्ति लापता था और कार्यकर्ता होने के नाते ये बताया जा रहा था कि लापता है। तो क्या इसके पीछे राजनीतिक हिंसा है या फिर कोई और कारण है? पुलिस ने इसकी तफ्तीश शुरू कर दी है। अब ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इसका शव के पीछे कोई राजनीतिक साजिश है या फिर कोई और कारण। बट आपको एक बात बता दूं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा का इतिहास हमेशा रहा है। हर चुनाव के पहले कार्यकर्ताओं की मौत, उनकी हत्या एक ऐसी तस्वीर रंग देती है पश्चिम बंगाल के नाम पर, जहां पर आपको रक्त रंजित राजनीति की तस्वीर देखने को मिलेगी। अभी तक कम से कम पहले 2 फेज में शांतिपूर्ण प्रक्रिया रही है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बिना हिंसा के, खासतौर से कूच बिहार इलाके या फिर इन सब इलाकों में बिना हिंसा के पूरी तरह से वोट संपन्न हो जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती रही है इस बार। लेकिन हालांकि जैसे हम बात कर रहे हैं पूर्व मिदनापुर चुनाव में हिंसा की तस्वीरें वहां से सामने आती है। अब इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है या फिर हत्या की वजह क्या है, इसको लेकर जानकारी और हासिल की जाएगी। उसके बाद फिर वहां पुलिस आगे तफ्तीश अपनी बढ़ाएगी।